पढ़ंतु क्लासेस में सभी पढ़ंतुओं का स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख लिए हैं पर्यावरण के की जैव विविधता के बारे में पूरा डिटेल, है ना। ऑब्जेक्टिव भी होप सो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं, अब जो हमारा सेकेंड पार्ट और लास्ट पार्ट है इन्वायरमेंट में पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो पर्यावरण प्रदूषण में आज देखेंगे इसका अर्थ, है ना। इसके प्रकार में बहुत सारे प्रकार हैं, टाइप्स हैं। वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, फिर पढ़ना है वाटर पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन, तापीय प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन, नाभिकीय प्रदूषण जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, ठीक। तो नाभिकीय प्रदूषण, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, ये 6 प्रकार का दिया हुआ है, लेकिन कुछ प्रदूषण और होंगे जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसको देखेंगे। इस मेनली जो आपका मुख्य प्रदूषण है वे वायु, जल, मृदा और ध्वनि होते हैं। इसके बाद वाले अन्य, लेकिन अन्य वाले से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अन्य वाले में भी जाएंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण प्रदूषण। तो पहले समझते हैं हम लोग इसका अर्थ, मीनिंग या परिभाषा, या पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, ठीक। तो पर्यावरण प्रदूषण, तो पर्यावरण में होगा तो एक ये मान लो पृथ्वी है और उसका आवरण है, तो आवरण और पृथ्वी क्या हो गया, पर्यावरण हो गया। अब पृथ्वी के आवरण में आप लोग को पता है कि पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम्स होते हैं, है ना। इकोसिस्टम में कौन कौन आते हैं, एक जीव जंतु, है ना, पेड़ पौधे जिसमें जीवन होते हैं, ठीक। और ये पौधे, पेड़ ना, और जीव जंतु आते हैं, ठीक। तो पौधे और जंतु में क्या होते हैं, जीवन होते हैं, इसलिए जैविक घटक हैं ये, ठीक। ये पर्यावरण के कैसे कौन से घटक हैं, जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट हैं। कैसे कंपोनेंट हैं, बायोटिक कंपोनेंट। अब पर्यावरण के अजैविक घटक भी होते हैं। देखिए अजैविक घटक में कौन कौन आएंगे, यही सब जिसमें जीवन नहीं है, अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक। तो अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं है, जीव जिसमें नहीं है, अजैविक, अबायोटिक कंपोनेंट, वायु, जल, मृदा, ध्वनि, तापीय, नाभिकीय, ये पर्यावरण में उपस्थित तो होते हैं, लेकिन इसमें जीवन है क्या, नहीं मानते, इसलिए इसको पर्यावरण का क्या कहते हैं, अजैविक घटक, ठीक। तो अब दोनों किसका पार्ट है भाई, पर्यावरण का पार्ट है। तो कैसे परिभाषित करेंगे, पर्यावरण के अजैविक घटकों में अवांछनीय परिवर्तन, अनएक्सेप्टेबल चेंजेस, जिससे उनके जैविक घटकों में जंतु, पौधे, ठीक, नकारात्मक प्रभाव हो, निगेटिव इफेक्ट हो, इसी को क्या कहेंगे, पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे। अवांछनीय परिवर्तन, अब कोई भी हो सकता है, जैसे वो उसका भौतिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, जैविक परिवर्तन हो गया, कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। अवांछनीय परिवर्तन किसको बोलेंगे, जिससे इनको हानि हो, जंतु, पौधे को, जैसे वायु प्रदूषण इसका है। तो वायु प्रदूषण में जैसे 78% के आसपास हमारा नाइट्रोजन होना चाहिए, तो 78% से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 78% से बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन होना चाहिए 20-21 के अराउंड होना चाहिए प्रतिशत, तो वो बैलेंस ना बिगड़े, ठीक। अगर वो बैलेंस बिगड़ेगा तो इन पर नकारात्मक प्रभाव होगा, है ना। तो उसी को बोल देते हैं, ये मान लो हमारा पर्यावरण, पृथ्वी। तो इसी को अलग अलग बुक में अलग अलग रूप में दिया रहता है। जैसे पर्यावरण के घटकों में अवांछनीय परिवर्तन को ही
पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। कहीं लिखा रहेगा पर्यावरण के अजैविक घटकों में अवांछनीय परिवर्तन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में नकारात्मक प्रभाव ही क्या कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण। कहीं पे लिखा रहेगा कि पर्यावरण के अजैविक घटकों में अवांछनीय परिवर्तन जैसे भौतिक, रासायनिक, जैविक इत्यादि के कारण नकारात्मक प्रभाव, जो जैविक घटकों में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, है ना। ये सब कुछ भी ये सब लिखा रहेगा प्रदूषण के परिभाषा में। अब इसके प्रकार को डिटेल करते जाएंगे। इसके प्रकार ही आपका 50-60% आपका सिलेबस है प्रदूषण में, है ना। तो कितने प्रकार हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण। ठीक, जो इनके प्रकार हैं, इनके प्रकार को कैसे पढ़ना है देखिए। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। इनके जो प्रकार हैं तो हम कैसे करेंगे, देखिए किसी भी पॉल्यूशन को पढ़ेंगे, किसी भी प्रदूषण को पढ़ेंगे तो 3 चीज ढूंढेंगे। उस प्रदूषण का कारण क्या है, उस प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ेगा और उस प्रदूषण का संरक्षण उपाय क्या है। ठीक, किसी भी प्रदूषण को पढ़ेंगे तो उसका रीजन ढूंढना है, उसका इफेक्ट ढूंढना है और उसका कंजर्वेशन ढूंढना है। जैसे आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वायु प्रदूषण, तो पहले पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, एयर पोल्यूशन का कौन कौन सा रीजन है। फिर दूसरा पढ़ेंगे वायु प्रदूषण का प्रभाव कैसा, क्या क्या प्रभाव होगा, प्रदूषण का क्या निगेटिव इफेक्ट होगा, वो प्रभाव में ही आएगा। और तीसरा पढ़ेंगे उसके संरक्षण उपाय क्या क्या भारत सरकार किए हैं और क्या क्या करने की जरूरत है, कंजर्वेशन। ठीक, फिर जैसे जल प्रदूषण पढ़ेंगे तो फिर कारण, फिर प्रभाव, फिर संरक्षण उपाय। तो ये हमारा 3 स्टेप में पढ़ना है हर प्रदूषण को। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं कारण, वायु प्रदूषण के कारण से। चलिए, तो वायु प्रदूषण क्या है, तो पर्यावरण में उपस्थित गैसों के अवांछनीय परिवर्तन जिससे जैविक घटकों को नकारात्मक प्रभाव हो, क्या कहलाएगा, वायु प्रदूषण कहलाएगा, है ना। चलिए इसका कारण को 2 भागों में, इसके कारण के लिए 2 पार्ट कर देते हैं। एक तो प्राथमिक स्वरूप, प्राइमरी फॉर्म में, और दूसरा द्वितीयक स्वरूप में आके, सेकेंडरी फॉर्म। ठीक, अभी समझते हैं क्या प्राइमरी फॉर्म, क्या सेकेंडरी फॉर्म। अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, कारण, है ना, वायु प्रदूषण का कारण। प्राथमिक स्वरूप में याद रखिएगा, प्राथमिक स्वरूप वायु प्रदूषण के स्वरूप के हिसाब से बांटे तो 2 प्रकार कर सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, और मुख्य रूप से यही होता है। और भी प्रकार से होते हैं जैसे मानव जनित प्रदूषण, ठीक, प्राकृतिक प्रदूषण, है ना। तो मूल रूप से प्राथमिक और द्वितीयक ही बोलते हैं, याद रखिएगा, प्राथमिक स्वरूप और द्वितीयक स्वरूप के हिसाब से बांटा जाता है। इसके प्राथमिक स्वरूप वायु में उपस्थित ऐसे गैस जो उसके मूल स्वरूप में ही प्रदूषण फैला दें। मतलब एयर में जो गैसेस हैं उसके बेसिक फॉर्म जो है वही उसका बेसिक फॉर्म ही पॉल्यूटेंट है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लें, बेसिक फॉर्म ही पॉल्यूटेंट है, तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट किसी के साथ अभिक्रिया करके बनेगा क्या, नहीं, इसका जो मूल रूप है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मूल रूप है वही प्रदूषक है। ठीक, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी प्राथमिक में आएगा। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के लिए जो होगा। ठीक, मीथेन CH4 मीथेन। ठीक, मीथेन के बाद NO2 और SO2, NO2 और SO2 याद रखिएगा। और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद सीसा जिसको लेड कहते हैं, और कणिकीय पदार्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पार्टिकुलेट मैटर्स। ठीक, तो प्राथमिक स्वरूप जो उसके मूल स्वरूप मतलब वो जैसा है वैसे ही पॉल्यूटेंट माना जाता है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड कौन कौन से हैं पहले याद करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सी वाले, फिर सी वाला मीथेन, NO2 SO2, सीसा और कणिकीय पदार्थ। और सेकेंडरी स्वरूप में किसे कहते हैं, द्वितीयक स्वरूप किसे कहते हैं, तो द्वितीयक स्वरूप वायु में, अगर वायु नहीं, ये पर्यावरण होगा, पर्यावरण। ठीक, पर्यावरण में उपस्थित ऐसे गैसेस, ठीक, जो उसके मूल स्वरूप के साथ क्रिया करके कुछ न कुछ क्रिया, चाहे वो रासायनिक अभिक्रिया हो, चाहे आपका सूर्य के किरणों से वो क्रिया करे, कुछ ना कुछ रिएक्शन करके प्रदूषण फैला रहे हैं। ठीक, कुछ न कुछ रिएक्शन करके प्रदूषण फैला रहे हैं। ऐसे प्रदूषक को द्वितीयक स्वरूप में रखा गया है। ठीक, ये इन्वायरमेंट हो जाएगा, है ना। तो इन्वायरमेंट में जो बेसिक फॉर्म है उसके साथ रिएक्शन करके पॉल्यूटेंट के रूप में आए तो उसको द्वितीयक कहेंगे। तो द्वितीयक के कौन कौन से हैं, तो द्वितीयक हमारा है फ्लाई एश, एक तो है क्या, फ्लाई एश। ठीक, दूसरा है धूम्र कोहरा, स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक भी होता है, स्मोक। ठीक, और एक याद रखना ओजोन, क्या, ओजोन। ओजोन भी देखिए, ओजोन को कई बुक में दिया है प्राथमिक स्वरूप में, लेकिन क्वेश्चन पूछता है, कुछ बुक में सही भी दिया है द्वितीयक स्वरूप में। प्राथमिक ने अगर क्वेश्चन भी पर्टिकुलर पूछता है कि ओजोन प्राथमिक स्वरूप में आता है, प्राथमिक प्रदूषक में आता है कि द्वितीयक प्रदूषक में आता है, तो ओजोन याद रखिएगा द्वितीयक प्रदूषक का भाग है, सेकेंडरी फॉर्म में। ठीक, तो फ्लाई एश, धूम्र कोहरा और ओजोन जो है द्वितीयक स्वरूप है। अब क्या करना है, इन्हीं को पढ़ते जाना है एक एक करके पूरा भी। ठीक, पहले इसका कार्बन मोनोऑक्साइड किससे जनरेट होता है, क्या प्रदूषण करता है, कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, CH4, NO2, इन सब को एक एक करके पढ़ते जाना है हमको, प्राथमिक को भी और द्वितीयक को भी। ठीक, देखिए प्राथमिक प्रदूषक में सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखिएगा, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कितना परसेंट हिस्सा, 50% हिस्सा। ठीक, तो पर्यावरण, हमारे पर्यावरण में सबसे ज्यादा प्रदूषक के रूप में कौन सा है, याद रखिएगा, पहला चीज कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से उत्पन्न होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दोहन से। ठीक, इनकम्प्लीट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। कहां से उत्पन्न होता है, जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दोहन से। अब जीवाश्म ईंधन जब जीवों का अंश ईंधन बन जाए तो उसको जीवाश्म ईंधन कब बनता है, जब जैसे अभी ये पृथ्वी है, मान लो पृथ्वी का सतह है,
अभी हम लोग हैं या पेड़ पौधे हैं, है ना, ठीक, हमारा मृत्यु हो गया या पेड़ पौधे काट दिए गए, ठीक। तो अब क्या होता है, मृत्यु के बाद धीरे धीरे हम सतह के नीचे दबते जाते हैं, ठीक, हम क्या हो गए, सतह के नीचे दबते गए, या जिसका भी अंत हुआ उसका वो सतह के नीचे दबते गए, ठीक। अब इनको क्योंकि सतह के नीचे आ गए, सतह के ये नीचे आ गए पेड़ पौधे, तो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते, ऑक्सीजन क्योंकि नहीं मिल पाता, तो एक ईंधन के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। तो कौन से ईंधन के रूप में परिवर्तित होते हैं, कोयला, है ना, या पेट्रोल, इसी से निकाला जाता है पेट्रोल। तो क्योंकि अब पेट्रोल कहां से आ रहा है, जीवाश्म ईंधन से आ रहा है, और पेट्रोल कहां पे यूज होता है, तो जीवाश्म ईंधन, याद रखना, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन ही जीवाश्म ईंधन का मुख्य कारण माना, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य कारण माना जाएगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन से ही पेट्रोल बना, पेट्रोल से ही क्या बन रहा है, पेट्रोल ही यूज हो रहा है कहाँ पे, परिवहन, ठीक। तो परिवहन का यूज हो रहा है, तो परिवहन से फिर क्या आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का 75% हिस्सा परिवहन से आता है। कहां से आता है, परिवहन से आता है, याद रखिएगा, ठीक। तीसरा चीज याद रखिएगा, परिवहन सबसे बड़ा हिस्सा है। उसके बाद याद रखिएगा इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कहां से आता है, तो सिगरेट, कहां, किससे आएगा, सिगरेट से। और कहां से आएगा, तो एल्यूमिनियम उद्योग से। और कहां से आएगा, एल्यूमिनियम उद्योग से। लेकिन सबसे कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे बड़ा कारण बोलेगा तो जीवाश्म ईंधन के पूर्ण दोहन से होता है। मतलब कहाँ पे सबसे, या परिवहन सबसे बड़ा हिस्सा रखता है जीवाश्म कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए, ठीक। और कौन कौन से रीजन होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो सिगरेट और एल्यूमिनियम उद्योग जितने भी हैं, ठीक। जैसे सिगरेट कोई पी रहा है और तुरंत धुआं निकाला तो समझ जाओ वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में बाद में बदलता है, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का रूप लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ही ऑक्साइड होके ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है, ठीक। अब देखिए, जैसे CO सबसे पहले परिवहन से जैसे धुआं निकला, जैसे ही धुआं निकला, ठीक, तो समझ जाना आपके पास, आपके शरीर में क्या आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर शरीर में पहुंच गया, ठीक, तो क्या नुकसान होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन मिलता है, ठीक, बायो में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन जितना जल्दी मिलता है उसके 3 गुना जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन संयोजित करता है। और अगर ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल गया हमारे, तो क्या होगा, श्वास लेने में कमी आएगी, ठीक, मतलब सांस लेने में दिक्कत आएगा। और क्या होगा, ज्यादा ही कार्बन मोनोऑक्साइड आया तो क्या होगा, मृत्यु भी हो सकता है। अगर छोटे बच्चों में क्या प्रभाव पड़ता है, तो छोटे बच्चों में क्या वजन भी कम होने का एक कार्बन मोनोऑक्साइड कारण है, ठीक। तो 3 चीज याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, लगभग कितना परसेंट, 50%, ठीक। दूसरा चीज याद रखिएगा, ये परिवहन ही सबसे बड़ा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्रोत है, ठीक, लगभग कितना परसेंट, 75%। हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके ये क्या करता है, श्वास लेने में दिक्कत करता है। और छोटे बच्चों का वजन की कमी के कारण भी क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और की उत्पत्ति का क्या कारण है, मुख्य कारण इसका जीवाश्म ईंधन, ठीक, सिगरेट और एल्यूमिनियम, है ना। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हमारे प्राथमिक स्वरूप में दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहले याद रखिएगा,
ये भी जीवाश्म ईंधन के दोहन से आएगा, जीवाश्म ईंधन के दोहन से आएगा। ठीक, जीवाश्म ईंधन के दोहन, अपूर्ण दोहन से, इनकम्प्लीट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक, जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दोहन से। कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा चीज, कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक तापमान का कारण होता है, इसी के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक, क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे बड़ा रीजन क्या है, आपका जल वाष्प। जल वाष्प के बाद क्या है दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि प्राथमिक स्वरूप में सबसे ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे बड़ा कारण कौन से गैस को माना जाता है, तो CO2 आंसर होता है। ठीक, तीसरा चीज याद रखिएगा, इसका सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा, एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड में प्राथमिक जो स्वरूप था उसमें था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोराइड, फ्लोराइड और कार्बन के कारण बनता है, इसलिए इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। अब सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन में याद रखिएगा कि इसकी उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है, तो एक तो रेफ्रिजरेटर, दूसरा AC है ना, जो आप फ्रिज विज और हर घर में रहता है फ्रिज, देखिएगा फ्रिज, AC। ठीक, सबसे बड़ा स्रोत एरोसॉल, फोम, इन सब के कारण क्या होता है, CFC गैस आता है। तो कभी कभी देखो रेफ्रिजरेटर का ज़्यादा यूज़, AC का ज़्यादा यूज़ करोगे तो CFC गैस आता है। ठीक, तो कभी कभी पूछता है इसको एरोसॉल क्या होता है, तो धूल के कण तो सुने होंगे आप लोग, धूल जानते होंगे है ना। धूल के सूक्ष्मतम कण, सबसे जो एकदम पतला हो, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच जिसका साइज रहता है। ठीक, ऐसा धूल जिसका साइज 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन हो, मतलब बहुत छोटा हो, उसको एरोसॉल बोलते हैं। ये परिवहन, उद्योग यहां से जनरेट होते हैं। ठीक, तो अब CFC इन सब के कारण होता है, याद रखना, ये जनरेट होता है। दूसरा चीज CFC में क्या याद रखना है कि जैसे CFC से क्या होता है, तो ओजोन होल का यही कारण है, ओजोन छिद्र का यही कारण है। ठीक, ओजोन क्या करता है, जैसे देखिए समझिएगा, हमारे पृथ्वी में अलग अलग लेयर्स बटा हुआ है ना। तो ट्रोपोस्फियर, फिर होता है स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर है ना, समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन लेयर होता है। ये हमारा क्या है, ओजोन लेयर। मान लो ये इतना मोटा ओजोन लेयर है, तो ये क्या करता है, ओजोन लेयर सूर्य से जो किरणें आते हैं उसमें यूवी रेस रहते हैं। क्या रहते हैं, यूवी रेस। ठीक, अल्ट्रा वायलेट रेस। तो अल्ट्रा वायलेट रेस ना आ पाए हमारे पृथ्वी तक। ठीक, अगर अल्ट्रा वायलेट रेस आता है हमारे पृथ्वी तक तो इससे चर्म रोग होता है, कैंसर होता है। ठीक, चर्म रोग, कैंसर का कारण क्या है, ये अल्ट्रा वायलेट रेस है हमारा। ठीक, तो इसी से ओजोन जो परत है ये ऑब्जर्व करके यहाँ पे अपने पास रखता है, इसको धरती तक यहाँ तक आने नहीं देता। लेकिन अगर CFC होता है, CFC क्या करता है, इसी ओजोन को, ओजोन का जो परत है इसको पतला कर देता है। ठीक, जिससे यूवी रेस यहां तक आ जाते हैं। ओजोन
का जो लेयर है वो पतला होगा या छिद्र हो जाएगा, वो जो होल हो जाएगा, किसके कारण होता है? सीएफसी के कारण। ठीक, तो याद रखिएगा, इसीलिए सीएफसी को कम करना बहुत जरूरी है। ठीक, ताकि ओजोन होल ना हो और हम यूवी रेस से बचे रहें। ठीक, दूसरा चीज ये याद रखिएगा, तो सीएफसी में दो ही चीज याद रखिएगा, ये किसके कारण होता है और ओजोन छिद्र का ये कारण होता है। ठीक, सीएफसी ये इसलिए प्रदूषक कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 4 देखते हैं, मीथेन CH4। तो मीथेन के लिए सबसे पहले सबसे फेमस क्वेश्चन, ठीक, पहला चीज, जानवरों के जुगाली से कौन सा गैस प्रदूषक गैस उत्पन्न होता है? तो मीथेन। ठीक, चेविंग बोलते हैं इसको। ठीक, दूसरा, गोबर गैस जो होता है वो भी मीथेन का कारण होता है। तीसरा, कृषि कार्य से भी मीथेन गैस होता है। ठीक, मतलब मानव जनित जितने भी कार्य हैं उससे ही मीथेन होता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। ठीक, जो नम भूमि है, गोबर गैस मतलब नम भूमि है, दलदल है, वहां से मीथेन निकलेगा, जानवर को जुगाली से निकलेगा, कृषि कार्य है, यहाँ से मीथेन गैस निकलता है ना। और मीथेन गैस से क्या होता है? तो एक चीज याद रखिएगा, मीथेन गैस से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक, क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये भी जिम्मेदार है, लेकिन CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ा कम है, CO2 ज्यादा जिम्मेदार है। ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड के लिए जिम्मेदार है उद्योग। सबसे बड़ा जिम्मेदार क्या है? उद्योग। ठीक, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए सबसे ज्यादा ईंधन। ठीक, ईंधन का जो दहन किया जाता है, ठीक, फ्यूल को जो दहन किया जाएगा, ठीक, इसके लिए इंडस्ट्री जिम्मेदार है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। अम्ल वर्षा, एसिड रेन फेमस है ये। ठीक, अम्ल वर्षा क्या है? बादल में जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और वो अम्ल वर्षा के रूप में गिरता है। तो अम्ल वर्षा क्या होता है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये सब एक साथ देखेंगे। ठीक, तो अभी बस ये याद रख लीजिएगा आप कौन सा गैस किसके लिए जिम्मेदार होते जा रहा है, वहां पे फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक, ये दोनों याद रखिएगा, NO2 और SO2 में, है ना। थोड़ा देखते हैं सीसा लेड के बारे में। ठीक, सीसा जिसको लेड कहते हैं। ठीक, ये सीसा सबसे पहले याद रखिएगा कि सीसा सबसे ज्यादा किससे, लेड सबसे ज्यादा किससे आता है? इसका उत्पत्ति मोबाइल, किससे आएगा? मोबाइल। ठीक, और किससे आएगा? उद्योग, इंडस्ट्रीज। ठीक, मोबाइल, ये सबसे जनरेट होता है सीसा। सीसा क्या होता है? वातावरण, लेड क्या करता है? वातावरण में आके लेड ऑक्साइड बना देता है। ठीक, लेड ऑक्साइड अगर मानव शरीर में गया, ठीक, लेड ऑक्साइड किस में चले गया? मानव शरीर। तो मानव शरीर में गया तो ये कैंसर का कारण बन जाता है। किसका कारण? कैंसर का। नर्वस सिस्टम जो होता है उसको इफेक्ट कर जाता है। किसको? नर्वस सिस्टम को। ठीक, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट कर जाता है ना, इसलिए ये बहुत डेंजरस है सीसा। ठीक है, लास्ट देखते हैं, प्राथमिक में लास्ट, कणिकीय पदार्थ। कणिकीय पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर्स। ठीक, कणिकीय पदार्थ मतलब कण, किसका कण? धूल, है ना। तो इसमें क्या आएगा? धूल आएगा, और क्या आएगा? एरोसोल आएगा। ठीक, एरोसोल क्या होता था? अभी देखे थे हम लोग, एरोसोल किसको बोलते थे? जो धूल के एकदम जो लिस्ट, जो एकदम छोटे साइज के कण होते थे उसको एरोसोल कहते थे। कणिकीय पदार्थ
दमा का एक कारण है, याद रखिएगा। किसका कारण है? दमा का। और कणिकीय पदार्थ से प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है, मतलब जो पेड़ पौधों का प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता है उसको बाधित करता है क्या? कणिकीय पदार्थ। इतना चीज याद रखिएगा, ठीक। धूल के कण, एरोसॉल कणिकीय पदार्थ होते हैं। दमा, ठीक, इसके कारण क्या होता है? दमा की बीमारी होती है और प्रकाश संश्लेषण में बाधित होता है। अब चलते हैं द्वितीयक, ठीक, जो स्वरूप था। प्राथमिक कारण के बाद इसका द्वितीयक कारण है ना, द्वितीयक स्वरूप है। सेकेंडरी फॉर्म है। तो सेकेंडरी फॉर्म में 3 चीज आता था, याद कीजिए। एक तो ओजोन, दूसरा आपका स्मोग, ठीक, धूम्र कोहरा क्या जिसको बोलते थे, और तीसरा हमको यहाँ पे देखना है फ्लाई ऐश के बारे में। बहुत इजी है, देखो। ओजोन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये मान लो अलग अलग लेयर हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ट्रोपोस्फियर, उसके बाद क्या आता है? स्ट्रेटोस्फियर, ठीक। तो स्ट्रेटोस्फियर में समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। तो यहाँ पे ओजोन परत रक्षक का काम करता है, यूवी रेज से रक्षा करता है, ठीक। लेकिन अगर ये पृथ्वी के पास आ गया, ओजोन O3 यहाँ पे आ गया, धरातल के क्षोभ मंडल में आ गया, मान लो ट्रोपोस्फियर में, तो ये प्रदूषक का काम करता है, ठीक। तो ओजोन कौन से लेयर में प्रदूषक का काम करता है? तो क्षोभ मंडल में। कौन सा लेयर में रक्षक का काम करता है? तो समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर में, याद रखिएगा। प्रोटेक्ट यहाँ पे करता है, लेकिन पॉल्यूटेट कहाँ पे कर देता है? क्षोभ मंडल में, ठीक। तो इसलिए क्योंकि ओजोन से बहुत सारी बीमारी होते हैं। ओजोन के डायरेक्ट इफेक्ट क्या होते हैं? आँख का जलन होना, ठीक, पेट दर्द होना, ये सब आप ओजोन के कारण होता है। धूम्र कोहरा, इसको प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा कहते हैं, ठीक। फोटो केमिकल स्मोक के नाम से जानते हैं। फोटो केमिकल स्मोक क्योंकि द्वितीयक में मतलब किसी न किसी से रिएक्शन करके आएगा। तो ये किससे किससे बना होता है? O3 ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस PAN, किससे? PAN। तो PAN का फुल फॉर्म याद रखना है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक, याद रखिएगा। इससे भी आंखों में जलन, कैंसर, ये सब हो सकता है धूम्र कोहरा से, ठीक। अब फ्लाई ऐश, तीसरा क्या? फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश बहुत सारी चीज़ों से आता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, सिलिका, ये सब रीजन्स हैं फ्लाई ऐश का। फ्लाई ऐश में ये चीज़ याद रखिएगा कि पहला चीज़ ये श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, ठीक, श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा चीज़ ये याद रखिएगा कि NTPC जो है फ्लाई ऐश का उपयोग कर रहा है ईंट बनाने के लिए, ठीक। और ये पोर्टलैंड सीमेंट में भी काम आता है। किसमें? पोर्टलैंड सीमेंट में। तो ये क्वेश्चन बस ध्यान रखने, ये जो चीज़ है वो ध्यान रखने लायक है कि NTPC ईंट और सीमेंट में कौन से प्रदूषक को यूज़ करता है? तो फ्लाई ऐश को। किसको? फ्लाई ऐश को। अब चलते हैं, अब वायु प्रदूषण प्राथमिक स्वरूप हो गया और द्वितीयक स्वरूप हो गया, इसको अच्छे से याद कीजिए। अब चलते हैं इफेक्ट पर। किस पर? इफेक्ट पर। चलिए अब देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण में जो वायु प्रदूषण है उसमें वायु प्रदूषण का प्रभाव, ठीक, इफेक्ट। तो इसमें इफेक्ट बहुत हो सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य पर हानि होगा, पेड़ पौधे नष्ट होंगे, ये सब। लेकिन 2 प्रमुख चीज़ें डिस्कस करना है इस प्रभाव में। एक तो एसिड रेन, जिसको अम्ल वर्षा कहेंगे, और दूसरा
ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो होगा वो किसके कारण होगा? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होगा। किसके कारण होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होगा। तो इसी में ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आ जाएगा आपका। ठीक, चलिए दो चीज़ समझते हैं, अम्ल वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक, अम्ल वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग। अम्ल वर्षा, जैसे अम्ल वर्षा को समझने के लिए हम बादल बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा धरती है ना, ये बादल है। ठीक, अब क्या होता है, हम यहाँ पे स्थल में, ठीक, ये जब कारखाने, परिवहन, ये सब जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो गैसेस निकलती हैं, तो SO2 NO2 हम अभी पढ़े थे प्राथमिक वाले में। तो SO2 और NO2 गैसेस ये बादल में जाती हैं। कहाँ जाती हैं? ये बादल में जाएंगी। ठीक, और बादल में पहले से आपके वाटर होते हैं, थोड़ा बहुत वाटर रहता ही है यहाँ पे। ठीक, तो बादल में SO2 और NO2 दोनों, SO2 और NO2 दोनों H2O से, H2O मतलब वाटर, क्रियाएं करते हैं। ठीक, SO2 और NO2, SO2 प्लस H2O ये H2SO4 बनाएगा। ठीक, और NO2 और H2O ये HNO3 बनाता है। क्या बनाता है? NO3। ठीक, ये नाइट्रिक एसिड बनाता है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो अब जब भी बादल से वर्षा होगा तो वर्षा के साथ साथ क्या गिरेगा यहाँ पे धरती में? H2SO4 जो एक एसिड है, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 ये भी नाइट्रिक एसिड है। तो दोनों एसिड गिरते हैं और ये एसिड मृदा अपरदन, ठीक, सॉइल इरोशन, ठीक, ये सब के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसी को जो रेन के साथ H2SO4 और HNO3 जो होता है, जो धरती में गिरता है, जो हम हमारे लिए हानिकारक होता है, इसी को एसिड रेन कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? एसिड रेन कहेंगे। इसलिए बड़े बुजुर्गों द्वारा समझाया जाता है हम लोग को, देखना कि पहली बारिश में कभी नहीं ना भीगना चाहिए। ठीक, जब भी पहली बारिश होती है ना, क्यों? क्योंकि एसिड रेन होता है उसमें। क्या? एसिड रेन। तो याद रखिएगा, एसिड रेन किस किस गैसों के कारण होता है? तो SO2 और NO2 जो ऊपर उठता है, और वहाँ से रेन के साथ कौन कौन सा अम्ल आता है? तो H2SO4 और HNO3, है ना। यह है क्या? अम्ल वर्षा। ठीक, तो कारण ये है और इफेक्ट ये है, याद रखिएगा, अम्ल वर्षा का, है ना। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये तो धरती से गया, मतलब यहाँ पे जमीन से ऊपर उठने पर हुआ। जस्ट अपोजिट होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में ये सूर्य है, मान लो सन है, ठीक, सूर्य से किरणें आई और यहाँ पे हमारा पृथ्वी है। ये हमारा क्या है? पृथ्वी, अर्थ है। ठीक, अर्थ पर अलग अलग स्फीयर्स होते हैं, है ना, पहले भी डिस्कस किए हम लोग। ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, ऐसे अलग अलग स्फीयर्स होते हैं। ठीक, अब सूर्य का जो किरणें होती हैं ये आई, कहाँ तक आई? पृथ्वी तक। कई किरणें, याद रखिएगा, पृथ्वी तक नहीं आ पाती, पृथ्वी में आने के पहले ही लौट जाती हैं कई किरणें।
ठीक, सूर्य का लगभग 30% किरणें वापस चली जाती हैं पृथ्वी के आने के पहले, जो आना चाहिए नहीं आ पाता, 30% वापस लौट जाता है। ठीक, अब जितना 70% आया हमारे पृथ्वी तक सूर्य की किरणों में, तो सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड किरणें सब रहते हैं। तो अल्ट्रावायलेट को तो ये जो समताप मंडल है इसमें ओजोन परत जो होता है उसको रोक लेता है अल्ट्रावायलेट को, लेकिन इंफ्रारेड यहाँ पे आता है। तो इंफ्रारेड ही हमको गर्मी का एहसास कराता है, याद रखें। ठीक, जो हमको अभी गर्मी लगता है ना, सबसे ज़्यादा किसके कारण लगता है? इंफ्रारेड किरणों के कारण। ये सही भी है, ठीक, क्योंकि हमारा पृथ्वी अगर गर्म नहीं होगा पूरा बर्फ जम जाएगा, इसलिए इंफ्रारेड बहुत यूजफुल है, याद रखिएगा। अब सूर्य की किरणों से इंफ्रारेड आया, इंफ्रारेड, अब सूर्य की किरण वापस भी जाएंगी टकरा कर, लेकिन वापस जाते जाते क्या होता है, सूर्य की किरण, कई गैसें ऐसी होती हैं जो फिर से इसी किरण को फिर से वापस खींचती हैं अपनी तरफ। ठीक, इसी जो इंफ्रारेड यहाँ पे होना था उतना तो हो गया था, ठीक, उसको वो बाहर जा रहा था, सर्जित हो रहा था, ठीक, लेकिन कई गैसेस ऐसे होते हैं जो इंफ्रारेड को ऑब्जर्व कर लेते हैं फिर से किस पृथ्वी की ओर, और पृथ्वी को यही जो गैसेस हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? ग्रीन हाउस गैसेस। इसके कारण पृथ्वी का तापमान जितना मेंटेन होना चाहिए उससे ज़्यादा इंक्रीज होते जाता है टेम्परेचर। ठीक, जितना एवरेज होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ते जाता है, क्योंकि इंफ्रारेड बार बार अवशोषित होते रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी बढ़ते जाएगा। ठीक, इसी को ग्लोबल वार्मिंग का घटना कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान का बढ़ना कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, याद रखिएगा। अब हमको ये याद रखना है कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो इस इंफ्रारेड को बाहर जाने से रोक देती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं, है ना। कौन कौन से ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो चलिए उसको याद करते हैं। एक तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस में फर्स्ट पोजीशन है जल वाष्प का। किसका? जल वाष्प, वाटर वेपर। लगभग 37 to 72% जो ग्रीन हाउस गैस है वो किसके कारण है? जल वाष्प के कारण। दूसरा पोजीशन है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। किसका? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद याद रखिएगा CFC के कारण भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन वाला, तो ओजोन गैस के कारण भी होता है। ठीक, अगर क्षोभ मंडल में है तो ओजोन गैस के कारण भी। ठीक, CO2, CFC, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, और अदर केमिकल्स और हैं थोड़े बहुत, उसके कारण होता है जल वाष्प, CO2, CFC, O3, नाइट्रस ऑक्साइड। एक और याद रखिएगा CH4, मीथेन के कारण भी होता है। किसके कारण? मीथेन के कारण। ठीक, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस भी याद करके रखिएगा, है ना। ये कभी कभी पूछ लेता है कौन इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। चलिए अब संरक्षण, कंजर्वेशन में चलते हैं। अब वायु प्रदूषण के संरक्षण, कंजर्वेशन में दो चीजें याद रखने हैं हम लोग को। देखिए, वायु प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम, एयर पॉल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? तो 1981 में आया। अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, एयर पॉल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1981 में। और 1988 में 1988 में इसको संशोधन किया गया और ध्वनि प्रदूषण को इसमें जोड़ दिया गया। ठीक, नॉइस पॉल्यूशन को इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक,
तो वायु प्रदूषण के साथ ही ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब जुड़ा, संरक्षण अधिनियम कब जुड़ा, 1988। दूसरा, वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQS सिस्टम बोलते हैं, एयर क्वालिटी सिस्टम कहा जाता है इसको। एयर क्वालिटी सिस्टम में 0 से 50 है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो अच्छा, 51 to 100 तो संतोषजनक, सेटिस्फैक्ट्री, 101 to 200 है तो सामान्य प्रदूषित माना जाता है, नॉर्मल पॉल्यूटेंट माना जाता है। 201 से 300 बैड माना जाता है, बहुत खराब, ये सॉरी खराब माना जाता है। 301 to 400 अति खराब, फोल माना जाता है। 401 to 500 गंभीर, सीरियस माना जाता है। ठीक, इसको अलग अलग कलर देखिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स सर्च मारिएगा तो अलग अलग कलर बताएगा अलग अलग जगह का। अगर ग्रीन कलर है तो वो अच्छा है, एयर वहां का शुद्ध है। ठीक, लाइट ग्रीन है तो भी ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। येलो है तो सामान्य प्रदूषित है वो। नारंगी है तो यहां से 201 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक, 301 to 400 मतलब लाल है, रेड मतलब और ज्यादा। ठीक, गंभीर मतलब कत्थई चॉकलेट कलर तो बहुत ज्यादा। ठीक, तो याद रखिएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, तो 2-4 कलर याद रखिए, एक तो ग्रीन पहला वाला, एक लास्ट वाला भी याद रख लीजिएगा, कत्थई, लाल सेकंड लास्ट है याद रखिएगा। ठीक, नारंगी उससे थोड़ा कम, लाल से थोड़ा कम नारंगी, ऑरेंज उससे कम है, तो अपने आप बन जाता है फिर ये, है ना। और ये भी याद रखिएगा। ठीक, ये है संरक्षण प्रयास। थोड़ा सा ये याद रख लीजिएगा करंट के पर्पज से कि गैस कांड जो अभी हुआ है ना, गैस ट्रेजेडी जो हुआ, एक तो भोपाल वाला फेमस है। ठीक, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। ठीक, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भोपाल गैस कांड जो हुआ था तो फेमस है, 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था, याद रखिएगा। कई लोग को 1985 लगता है, 1984 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 2 से 3 दिसंबर। अभी वैसा ही विशाखापट्टनम में हुआ 6 से 7 मई। ठीक, तो ये कौन से गैस रिसाव हुआ था? कोविड-19 स्टार्ट होते ही, है ना। ठीक, तो ये कौन से गैस के कारण हुआ था? तो इसका भी गैस याद रखना, स्टीरीन। कौन से गैस? स्टीरीन। भोपाल गैस कांड किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। और 6 से 7 में विशाखापट्टनम में जो घटना हुआ, गैस रिसाव जो हुआ, ठीक, वो स्टीरीन गैस के कारण, है ना। ये हुआ आपका वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आपका जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ठीक, चलिए।